हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जब आपकी पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाइयों, थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत आपके लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसके अंतर्गत अपन धीरे धीरे चलते चलते और जो अपन टॉपिक पर आ चुके हैं वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। जो इससे पहली वाली क्लास में मैं इसके बारे में पूरी सामान्य जानकारी आपको बता चुका था, सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण को लेकर और बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं उसके बारे में। आज जो अपनी बात रहेगी 26वीं क्लास के अंतर्गत वो रहेगी राजस्थान की नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। क्या होती है नदी बहुउद्देशीय परियोजना और कौन कौन सी अपनी कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगी, उन सब पे चर्चा करेंगे। ओके, बीकानेर से हर हर महादेव गुरुदेव। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को मेरे भाइयों प्यार भरा पुनः एक बार और नमस्कार। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो आपके सर, 9 मिनट आप लेट हो गए। बिल्कुल मानूंगा, आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन कोई बात नहीं, कल से कोशिश ये करेंगे हम भाई के बिल्कुल राइट टाइम पे क्लास स्टार्ट करें। कोई नहीं, चलिए सबसे पहली बात यह है कि अपने बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए अपन इस क्लास को डेली शुरू करते हैं। आज भी शुरू करेंगे। बाबा खाटू श्याम से मैं मनोकामना करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके उद्देश्य की प्राप्ति में जरूर मेरे भाइयों अपने अच्छे को प्राप्त करें। ऐसी बाबा खाटू श्याम का अपने ऊपर पूरा आशीर्वाद बना रहे। ओके, और अगली एक बात, जो मोटिवेशन आपको मिलता है डेली इस क्लास से वो जरूर याद रखा करो बेटा। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना कर जाएगी। ये युवा लोगों आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर मेरे भाइयों क्या कहा है बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि शिक्षा शेरनी का हुआ है दूध है मेरे भाइयों, जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए, बाकी आप समझदार हैं। और यहां पर सबसे पहले जो सिंचाई परियोजना अपन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आज जो चर्चा अपनी होने वाली है भाई साहब, वो होने वाली है चंबल। किस पे? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि यहां पे जो आपको दिया हुआ है क्या बेटा, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। जी सर, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे आराम से, इजी गोइंग आप समझे। चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है भाई साहब, ये किस नदी पे है और कैसे कैसे बनाई गई है, पूरा विवरण आपको यहां पे समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। आइए, ये जो आप देख रहे हो भाई साहब, ये राजस्थान का जो बेटा मैप आप देख रहे हो, जी गुरुजी, इस राजस्थान के मैप के अंतर्गत जाने वाली जो ये आपकी नदी रहेगी जिसको आप कहेंगे चंबल नदी। कौन सी नदी रहेगी मेरे भाइयों? ये रहेगी आपकी चंबल नदी। ओके सर, और ये जो चंबल नदी है इस पे मेरे भाइयों सहयोग में कौन कौन रहेंगे, तो सब लोग यहां से अच्छे से समझेंगे। ये जो आप चंबल नदी देख रहे हो बेटा, ये चंबल नदी जो देख रहे हो आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो ये कि चंबल नदी जो आपके आती है वो कहां से आती है बेटा? एमपी से आती है। और इसके बाद ये कहां पे प्रवाहित होती है? राजस्थान में, और इसके बाद पहुंच जाती है यूपी में। लेकिन ध्यान रहे मेरे भाइयों, जो चंबल नदी पे सहयोग रहेगा, जो चंबल नदी पे सहयोग रहेगा वो केवल और केवल आपके एमपी और किसका रहेगा? राजस्थान का रहेगा। यहां इस पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है यूपी ने, क्योंकि यूपी के अंतर्गत इससे भी आपकी और बड़ी बड़ी नदियां हैं मेरे भाइयों, जैसे यमुना नदी है मेरे भाइयों, गंगा नदी है। तो इसलिए यूपी ने यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट में केवल 2 ही स्टेट रहेंगे आपके, एक एमपी रहेगा और एक राजस्थान रहेगा। एमपी ने इस पे कितना रुपया लगाया है? तो 50% एमपी का सहयोग रहेगा और 50% हमारे राजस्थान का रहेगा। जी सर, और कौन सी नदी पे ये रहने वाली है आपकी? तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जिस नदी पर रहेगी भाई साहब, उस नदी को आप कहेंगे चंबल नदी। ओके, और इसमें मेरे भाइयों चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में कितने बांध बनना तय हुआ था ये भी आप देख लीजिए। पूरे प्रोजेक्ट में जो हमको बांध बनाना तय हुआ था भाई साहब, वो आपके इस प्रकार से, एक बांध यहां आपके एमपी में, फिर बेटा एक बांध आपके यहां आपके चित्तौड़गढ़ में, एक बांध आपका ये मेरे भाइयों, और एक बांध आपका ये। ऐसे करके मेरे भाइयों इस पे टोटल बांध बनना तय हुआ था। कितने? 4 बांध। जो 4 बांध है उनमें भाई साहब ये जो बांध है एक आपका आएगा जिसे आप कहेंगे गांधी सागर बांध। कौन सा बांध रहेगा? जी गुरुजी, गांधी सागर बांध। एक इसमें बनेगा आपके लिए जिसे आप कहेंगे बेटा राणा प्रताप सागर बांध। क्या कहेंगे? राणा प्रताप सागर बांध। और मेरे भाइयों जो एक आएगा उसे आप कहेंगे जिसका नाम रहेगा भाई साहब जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध मेरे भाइयों? जवाहर सागर बांध।
और एक जो बांध रहेगा मेरे भाइयों उसे आप कहेंगे जवाहर सागर बांध के अलावा बेटा कोटा बैराज बांध। कौन सा बेटा? कोटा बैराज बांध। तो इसका मतलब यहां पे जो आपके चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पे जो बांध बनना तय हुआ था वो टोटल कितने बांध बनना तय हुआ था? तो ध्यान रखना टोटल बनेंगे 4। कैसे कैसे बनेंगे, कौन कौन से चरण में बनेंगे, वो सारी चीज समझाने वाला हूं। तो इस वाले आपके पहली वाली स्लाइड में आपको यह समझ में आ चुका है कि चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, आपको यह पता चल चुका है कि कल को कोई पूछे किस नदी पे रहेगी, आपसे पूछा जाए सहयोग में कौन कौन रहेंगे, ओके सर, और आगे की बातें बताऊंगा। तो नदी तो आ जाएगी मेरे भाइयों जिस पे ये बनी हुई है वो नदी आ जाएगी चंबल नदी, और सहयोग में आ जाएंगे बेटा एमपी और राजस्थान, ओके सर। और कितने कितने सहयोग में रहेंगे? 50:50 में रहेंगे चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पर। तो सबसे पहले आपको ये बांध पता चल गए, कितने बांध है, रुपया किस किसने लगाया है, किस नदी पे ये परियोजना बनी हुई है। ध्यान रहे यूपी इस सहयोग में नहीं है। और दूसरी एक बात और बता देता हूं, इस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पर अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों स्टेटों के मध्य बेटा ये समझौता कब हुआ, दोनों स्टेटों के मध्य ये समझौता कब हुआ कि हम इस प्रकार से चंबल नदी पे 4 बांध बनाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना ये बात है 1953 और 54 की, 53 और 54 की बात है बेटा। चंबल नदी पे ये समझौता हुआ कि हम दोनों स्टेट मिलके कितने बांध बनाएंगे मेरे भाई? 4 बांध बनाएंगे। तो ये सामान्य सी जानकारी इसके बारे में आपको होनी चाहिए। अब देखो उसी के बारे में मैंने आगे सारे हेडिंग वाले पॉइंट लगा रखे हैं आपके लिए। जैसे चंबल बहुउद्देशीय परियोजना मेरे भाइयों किस नदी पर है, ओके सर। सहयोग में कौन कौन रहेंगे, जी सर। समझौता कब हुआ था, ओके सर। और जल विद्युत उत्पन्न कितनी होगी, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए बेटा नदी जो आपकी आ जाएगी वो तो आपको पता चल ही चुका है, जी गुरुजी। वो तो आपकी नदी रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप कह रहे थे अभी क्या बेटा, चंबल नदी। सहयोग में कौन कौन रहेंगे तो वो भी आपको पता चल चुका है, राजस्थान और कौन रहने वाले हैं, एमपी, ओके सर। राजस्थान 50:50 में दोनों रहेंगे, ठीक है। समझौता कब हुआ था वो भी आपको पता चल चुका है, 1953 और 54 के अंतर्गत समझौता हुआ था। जल विद्युत उत्पादन टोटल कितना होगा वो मैं बता देता हूं इस जगह पे। बाकी अपन आगे थ्योरी में पढ़ने वाले हैं कि जल विद्युत जो उत्पादन होगा ना बेटा वो आपका एक तो होगा गांधी सागर बांध पे। किस बांध पे बेटा? गांधी सागर बांध पे, ओके सर। एक होगा आपका राणा प्रताप सागर बांध पे, ओके सर, राणा प्रताप पे। और बेटा एक होगा आपका जवाहर सागर पे। किस पे बेटा? जवाहर सागर पे। कितना कितना होगा वो भी बता देता हूं। गांधी सागर बांध पे बेटा 115 मेगावाट रहेगा, राणा पे आपका 172 मेगावाट रहेगा, और जवाहर सागर बांध पे जो रहेगा मेरे भाइयों वो कितना रहेगा, तो भाई साहब 99 मेगावाट रहेगा, 99। इसे अगर आप टोटल करेंगे बेटा, इसे अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 386 मेगावाट। कितना? 386 मेगावाट। अब 386 में अगर आप 2 का भाग देंगे, देखो दोनों का 50-50 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोनों का 50-50 है तो विभाजित जब होगा तो राजस्थान को इसमें से कितना आएगा और एमपी के लिए कितना आएगा, राजस्थान को कितना मिलेगा और एमपी के लिए कितना मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखें। इस टोटल में से जब 2 का भाग देंगे तो राजस्थान को 193 मेगावाट, बिल्कुल गजब बात सर। और एमपी को भी कितना आ जाएगा? 193 मेगावाट आएगा, ओके। अब ये बांधों पे जो आपका जल विद्युत उत्पादन हो रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितने मेगावाट की कितनी कितनी इकाई लगी हुई है, सब अपन देखेंगे, बेफिक्र रहे। तो जल विद्युत जो उत्पादन रहेगा इस पे वो 3 बांधों पे रहने वाला है। गांधी पे रहेगा, राणा पे रहेगा और जवाहर पे रहेगा। गांधी पे जो रहेगा वो 115 रहेगा, राणा पे 172 रहेगा और जवाहर सागर पे 99 रहेगा। तो टोटल हो जाता है 386 मेगावाट। 2 का भाग देंगे तो दोनों को बेटा 193 मेगावाट मिलेगा। बोलो डन है यहां तक। अब ये आपके जो बांध हैं वो कौन कौन से चरण में बने, कैसे बने, वो सारी चीजें बताने वाला हूं, बिल्कुल 50-50। गुड मॉर्निंग, ओके। चलिए पहले एक बार ये कमेंट करके बता दीजिए कि इस जगह तक आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाइयों, ओके। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, ओके लीजिए।
और आगे की तरफ मैं क्या बताने वाला हूं आपको यहां सबसे पहले ये सुन लीजिए मेरे भाइयों। जी सर बताइए क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अगली बात अब मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं वो बात क्या है, पहले उसे सुनिए आप अच्छे तरीके से। जी गुरुजी, तो हमने यहां पे क्या किया है, आप बहुत अच्छे ईमानदारी से सुनेंगे कि ये जो हमारी नदी है मेरे भाइयों, ये जो नदी है हमारी जिसमें आप पानी लेके जा रहे हो बेटा ऐसे, इस नदी को अपन ने बोला है चंबल नदी। कौन सी नदी बेटा? चंबल नदी। ये आपकी हो गई चंबल नदी, ठीक है सर। और चंबल नदी के अंतर्गत जो अपन ने बांध बनाए हैं वो टोटल बने हैं 4 बांध। कितने बांध बने हैं? 4 बांध। अभी ध्यान देंगे, जो 4 बांध अपन ने बनाए उनमें पहला बांध है, देखो पानी यूं जा रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। तो पहला बांध है आपका उसमें जिसको आप क्या कहेंगे? गांधी सागर बांध। दूसरा जो बांध है उसे आप कहेंगे क्या? राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध है उसे कहेंगे जवाहर सागर, और जो चौथा बांध है उसे कहेंगे कोटा बैराज। अब ध्यान से सुनना, चारों बांध एक साथ तो बन नहीं सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। तो 4 बांधों का जो निर्माण कार्य है बेटा वो 3 चरणों में रहा है। कितने चरणों में रहा है? 3 चरणों में रहा है। कैसे कैसे सर? ये जो है आपका पहला वाला जिसको आप कह रहे हैं क्या? आपका गांधी सागर और कोटा बैराज। बेटा इन दोनों बांधों को ब्लॉक कर दीजिए, ये लीजिए। तो पहले चरण में बने आपके गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, एक से जल विद्युत, एक से सिंचाई। ये पहले चरण के बांध रहेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में बना था आपका राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे में बना था कौन सा? जवाहर सागर बांध। इसका मतलब फिर बता रहा हूं वापस से, पहले में है गांधी, दूसरे में है राणा और तीसरे में है जवाहर, और ये पहले में ही है आपका कौन सा? कोटा बैराज। तो ज्यादा इजी रहेगा, चारों बांधों को सीक्वेंस में याद करो, गांधी, राणा, जवाहर, कोटा। ओके सर। अब क्या करेंगे, इन दोनों उंगलियों को बंद करो तो आपका जो ये सबसे पहला है गांधी और कोटा, तो गांधी और कोटा पहले चरण में रहेंगे, राणा प्रताप सागर बांध दूसरे चरण में रहेगा और जवाहर सागर बांध तीसरे चरण में रहेगा। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं इस जगह पे, और कुछ नहीं समझाना चाह रहा। आपको सबसे पहला एक बांध ये मिलेगा। जी गुरुजी। फिर आपको फर्स्ट चरण में एक बांध ये और मिलेगा। ओके सर। तो ये दोनों फर्स्ट चरण में मिले आपको कौन कौन से बांध हैं, जिनमें एक बांध का नाम रहेगा जिसको आप कहेंगे बेटा गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है मेरे भाइयों, एमपी के अंतर्गत है। और कौन से चरण में रहेगा? फर्स्ट चरण में। और एक सबसे लास्ट वाला जिसे आप कहेंगे कोटा बैराज, और ये कोटा बैराज वाला जो बांध है ये आपका कहां पे रहेगा? कोटा के अंतर्गत रहेगा मेरे भाइयों। ये दोनों की दोनों जो बांध रहे आपके, वो आपको याद रहे कि ये भाई साहब आपके प्रथम चरण में बने थे। तो चंबल नदी पर प्रथम चरण में बने बांधों के नाम क्या हैं? गांधी सागर और कोटा बैराज। और प्रथम चरण रहा 1959 से और ये चला था 1960, क्योंकि 1953-54 में तो समझौता ही हुआ था। तो पहला चरण में जो बांध बने थे वो 1959 और 1960 के अंतर्गत बने। इसके बाद चलता हूं दूसरे चरण को लेकर, और दूसरे चरण में जो बांध आया वो ये, जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ओके सर। और जो ये राणा प्रताप सागर बांध आपके पास रहेगा, ये रहेगा मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पे रहेगा? चित्तौड़गढ़। और ये कौन से चरण में बना? तो ध्यान रखना ये सेकंड चरण में बना। और कब बना मेरे भाइयों? तो 1970 में बना। और इसके बाद अगला जो बांध आता है ये वाला, ये तीसरे चरण में बना बांध है जिसका नाम रहेगा मेरे भाइयों जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है ये? जवाहर सागर बांध रहेगा, जिसकी स्थिति मेरे भाइयों कोटा प्लस बूंदी के अंतर्गत रहेगी। और भाई साहब ये जो बांध बना वो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, थर्ड चरण में बना। और कब बना? तो ये 1972 में बना। इस प्रकार से कल को कोई ये कहे एग्जामिनर के चंबल नदी पे जो 4 बांध बने हैं उनका निर्माण के अनुसार सही क्रम क्या है, तो निर्माण के अनुसार सबसे पहला बना है भाई साहब ये वाला सबसे पहले बना है। कौन सा? गांधी सागर बांध 1959। उसके बाद पहले चरण में दूसरे नंबर पे बना ये कोटा बैराज बांध 1960। और उसके बाद बना आपका 70 में राणा और 72 में बना था जवाहर सागर बांध। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाइयों। बोलो क्लियर है
यहां तक जो आपके चंबल नदी पे ये 4 बांध जो बने थे वो कितने चरणों में मैंने बना दिए हैं? 3 चरणों में। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने बच्चे आज तादाद में जुड़ने चाहिए थे उतने तुम है नहीं आज। ये गलत बात है, क्योंकि सुबह पूरा ईमानदारी के साथ पूरे अच्छे कंटेंट के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पहले भी आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि क्लास को जब लेने के लिए आए तो इसे बेटा दबा के शेयर करके आए, जिससे जितना ज्यादा पब्लिक रहेगा उतना कॉन्फिडेंस मेरा भी रहेगा इसके अंतर्गत। जी सर, तो भाई साहब ये आपके 4 बांध कितने चरणों में अपन ने बनाए हैं? 3 चरणों में। क्लियर है? डन है? ओके ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अब क्या होना है? अब बताइए हमारे पास कौन सा चरण आ जाता है? प्रथम चरण। ठीक है, कब से कब तक चला प्रथम चरण? तो आपको पता चल चुका है 1959 से और 1960। और प्रथम चरण के अंतर्गत मेरे भाइयों कितने बांध बने थे? इस प्रथम चरण के अंतर्गत बांधों का निर्माण। ओके सर, तो इस चरण में जो बांधों का आपने निर्माण देखा मेरे भाइयों, वो बांधों का निर्माण 2 का हुआ। कितने का हुआ? 2 का। जी गुरुजी, उनमें से मेरे भाइयों एक जो बांध आपके पास आया है उसे आप कहेंगे गांधी सागर बांध। ओके सर, तो एक बांध तो बना आपके पास गांधी सागर बांध। तो भाई साहब आपका सबसे पहले चरण के अंतर्गत जो पहला बांध था उसका नाम रहेगा गांधी सागर बांध। अब आराम से सुनना भाई साहब, इस बांध की जो बेटा स्थिति रहेगी, जी गुरुजी, ये रहेगी एमपी के अंतर्गत। एमपी का वो जिला है जिसे आप कहेंगे मंदसौर जिला। कौन सा जिला? मंदसौर जिला। एमपी में ये बांध रहेगा। ओके डन सर। दूसरी बात इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि इस आपके बांध पर जो जल विद्युत उत्पादन है, जी गुरुजी, इस बांध पे जो बेटा आपका जल विद्युत उत्पादन है वो ध्यान रखेंगे आप भाई साहब कितना है? तो इस पे 23 मेगावाट की बेटा कितनी इकाई लगी हुई है? तो ध्यान रखना 23 मेगावाट की इस पे 5 इकाई हैं, और जब इनटू करेंगे तो ये हो जाता है बेटा 115 मेगावाट। तो गांधी सागर बांध जो आपके पहले चरण में बना हुआ है उसकी स्थिति एमपी के मंदसौर जिले में है। जल विद्युत उत्पादन 23 मेगावाट की 5 इकाई लगी हुई है, टोटल 115 मेगावाट। और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, चंबल नदी पर बना मेरे भाइयों, चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध। अगर कल को आपसे पूछे कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पर बना सबसे बड़ा बांध है तो वो कौन सा है? तो भाई साहब वो गांधी सागर बांध ही है। ये ध्यान रखना है आपको। सर चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। लेकिन गलती से अगर उसने ये कह दिया कि चंबल नदी पर बना राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाई साहब तो एमपी के मंदसौर में है। राजस्थान आते ही फिर बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखना ये वाली बात। तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना पर बना सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध। चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना पर बना सबसे बड़ा बांध जो कि राजस्थान में है तो फिर राणा रहेगा। ओके ओके, राजस्थान जब तक नहीं आएगा तो आप किसके साथ जाएंगे? गांधी के साथ जाएंगे। और जैसे ही राणा आ जाएगा तो फिर आप, और राजस्थान लगा होगा तो फिर राणा के साथ जाएंगे। तो प्रथम चरण में एक बांध तो बेटा ये बना। ओके सर डन। अब भाई साहब प्रथम चरण के अंतर्गत जो दूसरा बना था भाई साहब वो कौन सा था? तो दूसरा एक बांध और बना जिसका नाम था मेरे भाइयों कोटा बैराज। कौन सा था बेटा? कोटा बैराज। और ये जो बांध था मेरे भाइयों इसे भी देखते हैं। तो प्रथम चरण में आपके 2 बांध रहेंगे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। जी गुरुजी, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले बांध पर जिसका नाम आप क्या कह रहे हैं? कोटा बैराज। पहले यहां पे इसके बारे में थोड़ी सी चीजें अपन समझ चलते हैं फिर चलेंगे। कोटा बैराज बांध की कल को आपसे पूछे कि स्थिति कहां रहेगी तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत लेने की है ही नहीं, कोटा में। ठीक है सर। दूसरी बात आपसे यह कहे तो ध्यान रखना यह है चंबल नदी पर बना बेटा, ध्यान रखना यह है चंबल नदी पर बना एकमात्र, यह है चंबल नदी पर बना एकमात्र मेरे भाइयों ऐसा बांध, यह है चंबल नदी पर बना एकमात्र ऐसा बांध जिससे केवल सिंचाई की जाती है। तो इसका मतलब इस बांध से केवल क्या की जाती है भाई साहब? सिंचाई की जाती है। ओके सर डन। तो इससे केवल क्या की जाती है भाई साहब? सिंचाई की जाती है। अब इस बांध से सिंचाई के लिए कितनी नहरें जाएंगी तो वो भी देख लो भाई साहब। ध्यान रखना सिंचाई के लिए इस बांध से, बिल्कुल गुरुजी, तो सिंचाई के लिए भाई साहब इस बांध से 2 नहरें। सिंचाई के लिए कितनी नहर निकालने वाला हूं बेटा?
दो नहरें, तो इससे सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं। तो इस बांध से भाई साहब सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई हैं लाडलो? दो नहरें निकाली गई हैं। अब गजब तरीके से सुनना, इसी जगह से क्वेश्चन आ जाएगा भाई साहब कि सिंचाई के लिए इस बांध से कितनी नहरें निकाली गई हैं, तो दो। अब ये पहला चरण चल रहा है अपना, अभी दूसरा चरण स्टार्ट नहीं हुआ। और पहले चरण में कितने बांध आए हैं? दो। एक से जल विद्युत ले रहे, एक से सिंचाई ले रहे। जल विद्युत वाला रहेगा गांधी सागर, सिंचाई वाला रहेगा कोटा बैराज। और हम कोटा बैराज पे ये देख चुके हैं कि इससे सिंचाई के लिए कितनी नहरें आएंगी? दो। पूरा डायग्राम से समझाऊंगा। आगे चलिए भाई साहब, अगली ये आ गई बात आपके पास में, और यहां पे आते हैं पूरा की पूरा डिटेल लेने के लिए। जी सर, बिल्कुल गुरुजी। अब देखिए, प्रथम चरण के अंतर्गत हमारे पास मेरे भाइयों जो बांध आया है, उस बांध का नाम रहेगा मेरे भाइयों क्या, जिससे अपन सिंचाई कर रहे हैं? कोटा बैराज। बहुत अच्छे से समझना है। जी गुरुजी जी। तो सुनिएगा भाई साहब, मैं जैसे राजस्थान का ऐसा करता हूं, ये आपके लिए जो एरिया बना रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। ये जो एरिया है राजस्थान का, ये वो एरिया है जिसे आप कहते हो हाड़ौती। क्या कहते हो बेटा? इसे आप हाड़ौती मान लीजिए। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। हाड़ौती मानने के बाद इसमें मैं जिले फिक्स कर देता हूं आपके लिए। ये जो इधर वाला जिला रहेगा, ये तो रहेगा आपका बूंदी। ठीक है सर। ये वाला जो जिला रहेगा, ये रहेगा आपका कोटा। इधर वाला जो जिला है, ये है बारा। और इधर वाला जो जिला है, ये है झालावाड़। ओके सर। और जो अपनी चंबल नदी है, जो चंबल नदी है, वो आपकी कुछ इस प्रकार से जाती है। ये आप कौन मान लीजिए बेटा? चंबल मान लीजिए। ओके गुरुजी, डन। बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये आपकी कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी। ठीक है गुरुजी। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो भाई साहब कहां पढ़ रहे हैं? यहां पे पढ़ रहे हैं अपन। जी गुरुजी बताइए। इस जगह पे चल रहे हैं भाई साहब। यहां पे एक बांध मैंने बनवाया है, जिसे आप कह रहे हैं क्या? ये वो बांध है मेरे भाइयों जिसको आप कह रहे हैं बेटा कोटा बैराज बांध। ओके सर, ये है आपका कोटा बैराज। गुरुजी क्लियर। और हमने कहा है कि इससे सिंचाई के लिए दो नहरें जाती हैं। अब बस आप तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बस इतना बता दीजिए, ये पानी यूं जा रहा है? बिल्कुल ठीक गुरुजी, ऐसे ही तो जा रहा है ये पानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। अब बताइए, जब पानी यूं जा रहा है तो मेरा जो दिशा है वो एकदम पानी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। यू तो बताइए, मेरी ये वाली साइड हुई दाई और ये वाली हुई बाई। भाई दोनों हाथों को फैला दीजिए अगर नदी का दिशा आपको देखना है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। तो ये तो मेरी दाई और ये बाई। तो यार आप एक बात बताइए, कोटा बैराज बांध से इधर की तरफ जो नहर निकाली जाएगी, ये वाली तो कहलाएगी क्या? बताओ, आप खुद ही बताओ। सर ये तो कहलाएगी दाई नहर। और क्या? ये दाई नहर हो गई। बिल्कुल ठीक है सर। और इधर जो निकाली जाएगी भाई साहब, उसे आप कहेंगे कौन सी? बाई नहर। तो इससे सिंचाई के लिए भाई साहब कितनी नहरें जाती हैं? दो। एक का नाम रहेगा दाई और एक का नाम रहेगा बाई। इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाली जो नहर रहेगी भाई साहब, ये तो रहेगी आपकी दाई नहर। ओके सर, चलिए इस पे भी बात करेंगे। कौन सी नहर है? दाई नहर। और जो ये वाली रहेगी भाई साहब इधर वाली, इसे आप कहेंगे बाई नहर। तो भाई साहब कोटा बैराज बांध से दो नहरें आपकी जाएंगी, जिनमें एक का नाम है गुरुजी दाई नहर और एक का नाम है बाई नहर। अब आप मैप को देख के आराम से बता सकते हैं कि दाई नहर हमारे राजस्थान के कौन से जिलों को लाभान्वित करती है। तो भाई साहब एक कोटा से निकल रही है तो वो तो आएगा ही आएगा। तो कोटा और वारा किससे लाभान्वित होंगे? दाई नहर से। और बाई नहर से भी आप बता सकते हैं कोटा और बूंदी। कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूं, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस आपके कोटा बैराज बांध से दाई नहर जो निकाली गई है उससे सिंचित होंगे कोटा और बारा, और बाई से सिंचित होंगे कोटा और बूंदी। गजब की बात गुरुजी। तो यहां पे अपन ये समझ पाए कि जो दाई नहर है, ये जो दाई नहर है, इससे सिंचित राज्य, अगर मैं पूछूं सिंचित राज्य, तो भाई साहब ये ही आगे चल के देखो एमपी में भी आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है गुरुजी एमपी में। तो जब इस दाई नहर से सिंचित राज्य पूछे जाएं तो तुम्हारा राजस्थान और एमपी। ओके सर। फिर आपसे पूछा जाए कि सिंचित जिले, भाई आपके राजस्थान के सिंचित जिले, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सिंचित जिले, तो आपको मैप ही देखना है, बस कुछ नहीं करना। सिंचित जिले में आ जाएगा आपके पास एक कोटा और एक कौन रहेगा? जी गुरुजी, एक कोटा प्लस 12 रहेगा। ठीक है सर।
यहां तक बात मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी नहीं कि आपकी जो दाई नहर है उस पर सिंचित राज्य रहेंगे राजस्थान और एमपी, और राजस्थान के जो सिंचित जिले रहेंगे वो कोटा और बारां रहेंगे। और जब मैं बाई नहर के ऊपर जाता हूं भाई साहब, इस बाई नहर को देखने के लिए जाता हूं, और यहां पे जब आपसे बात करता हूं कि भाई साहब आपके सिंचित जिले, तो भाई साहब इधर जो सिंचित जिले जो आपको दिख रहे हैं केवल वो ही बताना भाई साहब सिंचित जिले हैं आपके कोटा और बूंदी। बिल्कुल राइट सर, कोटा और बूंदी। तो भाई साहब कल को यही क्वेश्चन बनने के लिए तैयार रहेगा कि आपके कोटा बैराज बांध से जो दो नहरें निकाली गई हैं दाई और बाई, उसमें दाई नहर से सिंचित होने वाले राज्य रहेंगे राजस्थान एमपी, और जिले रहेंगे राजस्थान के कोटा और बारां, और बाई नहर से निकाले गए जो बाई नहर जो निकाली गई उससे सिंचित जिले जो रहेंगे वो रहेंगे कोटा और बूंदी। अब क्या होगा, अब जो दाई नहर है ये आपके दो स्टेटों में आती है, राजस्थान और एमपी। तो अगली बात ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई साहब आपकी इस दाई नहर पर, बेटा इस दाई नहर पर जी गुरुजी, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि निकाली गई लिफ्ट नहरें, फिर भाई साहब सिंचाई के लिए क्या किया गया, इस दाई नहर पर निकाली गई लिफ्ट नहरें, और उनकी संख्या है गुरुजी 14। 14 में से आप यह भी ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंतर्गत कितनी रहने वाली हैं और एमपी के अंतर्गत कितनी रहने वाली हैं। तो राजस्थान में निकाली गई हैं 8 और एमपी के अंतर्गत निकाली गई है 6। तो भाई साहब आपकी दाई नहर पर निकाली गई लिफ्ट नहरों की संख्या है 14। अब इसका मतलब जो दाई नहर जा रही थी उसमें से वापस से लिफ्ट नहर निकलना प्रारंभ होगा, जिनमें से 14 लिफ्ट नहरों में से बेटा 8 लिफ्ट नहर अपने यहां रहेंगी और 6 लिफ्ट नहर कहां रहेंगी, एमपी में। अब आपको ये 8 लिफ्ट नहरें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, सुनना। अब भाई साहब कोटा बैराज बांध पर, कोटा बैराज पर मेरे भाइयों दाई नहर से, कोटा बैराज पर दाई नहर से जी गुरुजी, और दाई नहर से मेरे भाइयों निकाली गई लिफ्ट नहरें, निकाली गई लिफ्ट नहरें। तो अपन जो पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों वो कोटा बैराज बांध पर दाई नहर से निकाली गई लिफ्ट नहरें, और मेरे भाइयों इन लिफ्ट नहरों की जो संख्या है बेटा वो ध्यान रखना, इन लिफ्ट नहरों की संख्या है गुरुजी कितनी, 14। और 14 लिफ्ट नहरों में से यह भी ध्यान रखेंगे 8 जो लिफ्ट नहरें हैं वो आपके राजस्थान के अंतर्गत हैं जी गुरुजी, और जो भाई साहब आपकी 6 लिफ्ट नहरें हैं वो एमपी के अंतर्गत हैं। अब राजस्थान में जो आपकी 8 लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे जो 8 लिफ्ट नहर हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं राजस्थान की। तो उनमें भाई साहब आपके 8 की 8 आपको नाम याद होना चाहिए गुरुजी। ओके भाई साहब जब ही काम चलेगा जब आपको 8 की 8 पूरे नाम याद होंगे। अब 8 नाम हैं कौन कौन से, तो सुनिए भाई साहब। एक लिफ्ट नहर का नाम है दिंगोद, एक लिफ्ट नहर का नाम है लाला पंचेल, एक लिफ्ट नहर है बेटा जिसे कहेंगे कचारी, और एक लिफ्ट नहर है मेरे भाइयों जिसे कहेंगे गणेशगंज। क्या कहेंगे, गणेशगंज। एक लिफ्ट नहर का नाम है बेटा अंता माइनर, क्या, अंता माइनर, और एक लिफ्ट नहर है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे अंता लिफ्ट, अंता माइनर, अंता लिफ्ट। और एक लिफ्ट नहर का नाम है जिसे आप कहेंगे सोरखंड, और बेटा एक लिफ्ट नहर का नाम है जिसे आप कहेंगे जालीपुरा। ऐसे करके भाई साहब आपकी इस आपकी चंबल नदी पे जो कोटा बैराज बांध है उससे आपकी 14 जो लिफ्ट नहर निकाली गई हैं उनमें से 8 लिफ्ट नहर आपके राजस्थान में रहेंगी भाई साहब। और राजस्थान में जो दाई नहर से सिंचित होने वाले जिले थे वो कोटा और बारां ही था, जिसके नाम क्या रहेंगे 8 लिफ्ट नहरों के, अरे दिंगोद, पंचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट, सोरखंड और जालीपुरा। जब याद करोगे रेगुलरिटी के साथ तो चीजें ऐसे याद होंगी मेरी तरह कि दिंगोद, पंचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट, सोरखंड और जालीपुरा। बिल्कुल राइट। और भाई साहब इसमें ध्यान रखेंगे फर्स्ट जो सिंचित करती है वो कोटा को, और लास्ट वाली भी सिंचित करती है कोटा को, और भाई साहब बाकी सब सिंचित करती हैं किसको, बारां को। किसको सिंचित करती हैं, क्योंकि दाई नहर अगर आप देख रहे हो तो दाई नहर पे सिंचित होते हैं केवल कोटा और बारां। तो भाई साहब कोटा और बारां ही तो आएगा,
गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब दाई नहर जो निकाली गई है उस पर संख्या जो है लिफ्ट नहरों की वो 14 है। 14 जो लिफ्ट नहरें उनमें से 8 आपके राजस्थान में, 6 एमपी में। राजस्थान की जो 8 लिफ्ट नहरें उनके नाम क्या है? दिंगोद, पंचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट, सूरखंड और जालीपुरा। फर्स्ट और लास्ट कोटा सिंचित करता है और भाई साहब बाकी बीच की सब जो है वो 12 को सिंचित करती हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगली एक बात मेरे कहने से और ध्यान रख लेंगे। जी सर बताइए कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचित भूभाग, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गुरुजी बता दीजिए बस। तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना से, चंबल नदी बेटा बहुउद्देशीय परियोजना से आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सिंचित भूभाग, तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का जो सिंचित भूभाग है वो कितना है मेरे भाइयों? तो बेटा वो रहेगा आपका 4.5 लाख, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि। कभी भी आपसे पूछे कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का सिंचित भूभाग कितना है, तो 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि। बोलो एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, और जल्दी से एक बार शेयर और कर दो। इस जगह पे आपकी चंबल वाली पूरी हो जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई तो फिर आगे चलें। जी गुरुदेव जी, ओके ओके मेरे भाइयों, ओके। सभी के लिए बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरे भाइयों, और जल्दी से एक बार शेयर और कर दीजिए भाई साहब दबा के। अब चलते हैं दूसरी परियोजना पर। चलिए तो दूसरी परियोजना पे नहीं, द्वितीय चरण पे चलते हैं। अभी तो अपन ने फर्स्ट चरण ही देखा था, बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं द्वितीय चरण पे, और द्वितीय चरण कौन सा रहेगा और ये कब से कब तक चला था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पे जो दूसरा चरण रहेगा मेरे भाइयों, वो आपके दूसरे चरण के अंतर्गत, पहले तो सन देख लो, ये द्वितीय चरण कब चला है, तो ये कौन से सन में चला है? 1970 में चला है। द्वितीय चरण में जिस बांध का निर्माण करवाया गया था वो भी आपको पता है। इस द्वितीय चरण में जिस बांध का निर्माण हुआ है उसे अपन कहेंगे क्या भाई साहब? उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो भाई साहब द्वितीय चरण में जो बांध बना है उसे ध्यान रखेंगे, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। अब राणा प्रताप सागर बांध के बारे में आप देख लीजिए भाई साहब। जो द्वितीय चरण में बना राणा प्रताप सागर बांध, इसकी स्थिति रहेगी लालाओ कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रहेगी। ठीक है सर। और इस बांध से जब मैं पूछूंगा आपसे कि इस बांध से जल विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो राणा प्रताप सागर बांध से जब आप जल विद्युत उत्पादन की बात करोगे तो भाई साहब 43 मेगावाट की कितनी इकाई इस पे लगी हुई है? 4। तो बेटा इससे हो जाता है 172 मेगावाट। तो द्वितीय चरण में जो बांध बना था आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 1970 में मेरे भाइयों, वो राणा प्रताप सागर बांध था और स्थिति चित्तौड़गढ़ में थी। जल विद्युत उत्पादन रहेगा 43 मेगावाट की 4, कितना आ गया? 172 मेगावाट। और इस पे ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है सर? यह चंबल नदी पर बना भाई साहब, यह है चंबल नदी पर बना। ओके सर। राजस्थान में, यह चंबल नदी पर बना राजस्थान में मेरे भाइयों सबसे बड़ा बांध है। तो यह चंबल नदी पर बना राजस्थान में आपका सबसे बड़ा बांध है कौन सा बेटा? राणा प्रताप सागर बांध। अगर मैं राजस्थान नहीं लगाता हूं, गौर फरमाइएगा भाई साहब, यही चीजें होती हैं। अगर मैं गलती से यहां पे ये वाला शब्द नहीं लगाता हूं, राजस्थान नहीं जोड़ता हूं, तो चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध, ध्यान रखना, गांधी सागर बांध है। लेकिन चंबल नदी पर बना राजस्थान में सबसे बड़ा बांध तो फिर आ जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। और चंबल नदी ना भी हो तो भी ध्यान रखेंगे ये राजस्थान का मेरे भाइयों जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। बेटा बड़ा उसे कहते हैं जिसका कैचमेंट एरिया, जल भराव क्षमता सबसे ज्यादा हो, उसे बेटा बड़ा कहते हैं। बड़ा कभी लंबाई और चौड़ाई से नहीं होता है बेटा, उसमें जल भरने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो राणा प्रताप सागर में एक बात और ध्यान रख लेंगे कि यह चंबल नहीं भी लग रही हो तो भी यह है राजस्थान का बेटा आपका सबसे बड़ा बांध है। तो ये राजस्थान का आपका क्या मानेंगे आप? सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो इसे राजस्थान
हिंदुस्तान का अपन सबसे बड़ा बांध मानते हैं, जिसको कहते हैं क्या, राणा प्रताप सागर बांध। तो ये द्वितीय चरण में बनने वाला एक बांध और रहा आपके सामने, जिसे आप कहेंगे क्या, राणा प्रताप सागर बांध। अब चलते हैं तृतीय चरण में मेरे भाइयों जी। और तृतीय चरण में एक बांध बना था आपके पास, जिस बांध का नाम रहेगा, पहले तो तृतीय चरण कौन से सन में चला था ये देख लीजिए। तो बेटा ये चला था 1972 के अंतर्गत। इस वाले चरण में जिस बांध का निर्माण आपने किया था, तो बेटा इस चरण के अंतर्गत जो बांध का निर्माण आपने करवाया है तृतीय चरण में, उस बांध का नाम है मेरे भाइयों, उसे ध्यान रखना बेटा, उसे कहते हैं जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है ये, जवाहर सागर बांध है, ठीक है सर। और जवाहर सागर बांध की जो स्थिति रहेगी वो कहां पे रहेगी, वो भी देख लीजिए आप। जी गुरुजी बताइए। तो भाई साहब जवाहर सागर बांध की जो स्थिति रहेगी बेटा, ये आपकी रहने वाली है स्थिति कोटा, और कहां पे रहने वाली है, बूंदी के अंतर्गत रहने वाली है, ठीक है सर। और ये भी ध्यान रखेंगे इस बांध से भी क्या उत्पन्न होता है बेटा, इससे भी मेरे भाइयों जल विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है बेटा, इससे भी जल विद्युत उत्पादन होता है। इस पे बेटा आपको पता हो तो बेटा 33 मेगावाट की 3 इकाई लगी हुई हैं, और 33 मेगावाट की 3 इकाई की बात करेंगे तो इस पे होता है बेटा 99 मेगावाट, 99 मेगावाट होता है मेरे भाइयों। तो बांध का जो निर्माण है भाई साहब, वो तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध आया, और जवाहर सागर बांध की जो स्थिति रहेगी वो 2 जिलों में रहेगी, कोटा और बूंदी। जल विद्युत उत्पादन रहेगा 33 मेगावाट की 3 इकाई, तो टोटल हो जाएगा 99 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 99 मेगावाट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है। जी सर बताइए जवाहर सागर बांध में। तो भाई साहब बात यह है कि इस बांध को मेरे भाइयों, इस बांध को चंबल नदी का, इस बांध को चंबल नदी का, और ध्यान रखेंगे भाई साहब क्या, पिकअप बांध, इस बांध को चंबल नदी का बेटा पिकअप बांध कहा जाता है। तो इस बांध को बेटा चंबल नदी का अपन क्या कहते हैं, पिकअप। अब यहां पे अच्छे बच्चे होंगे तो एक बार ये समझ लो बेटा पिकअप का मीनिंग क्या होता है, पिकअप का मीनिंग क्या होता है, एक बार ये समझ लो भाई साहब। तो इस बांध को चंबल नदी का पिकअप बांध कहते हैं। और पिकअप का मीनिंग क्या होता है, जैसे मानो कि ये कोई नदी है, ओके सर, ये कोई नदी है, मैं यहां पे कोई बांध बनाना चाहता हूं, इस जगह इस नदी का पानी को मैं रोकना चाहता हूं। अब अच्छे से सुनना बेटा, पिकअप किसे कहते हैं, आज आपका ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये कोई मैं बांध बनाना चाहता हूं, ओके सर, ये यहां पे मैं कोई बांध बनाना चाहता हूं इस जगह, ओके सर, ओके, ये बांध। अब देखो ये जो चंबल नदी है इसका पानी मुझे यहां स्टोर करना है, बिल्कुल करना है सर। तो देखो ऐसा बांध जिसका धरातल कुछ इस प्रकार से रखा जाए, जिसका जो धरातल है वो इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार से, ओके गुरुजी। अब अगर ये बांध है और इसका धरातल मैंने ऐसे बनाया है, नीचे जमीनी जो धरातल होता है उसे ऐसे रखा जाए, ऐसे, तो पानी तो पूरा भरेगा, ठीक है। अब बताइए ऐसे रखने से फायदा क्या है, यहां कोई गेट है, अगर मैं उस गेट को खोल देता हूं तो ये पूरा पानी एक फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा पूरा की पूरा। बात तो सही कह रहे हैं सर। ऐसे बांधों को कहते हैं बेटा पिकअप बांध। ऐसे बांधों को पिकअप कहा जाता है जिनका धरातल बिल्कुल लेवल में नहीं, जिनका धरातल ऐसे रखा जाता है। इसका मतलब ऐसे रखेंगे तो बताइए पूरा पानी का प्रेशर यहां दीवार पे रहेगा, और अगर आपने गलती से गेट खोल दिया तो पूरा पानी बाहर चला जाएगा। ऐसे बांधों को कहा जाता है बेटा क्या, पिकअप बांध। अब मैंने धरातल थोड़ा ऊंचा उठा हुआ बनाया है और आप इसमें पूरा की पूरा यहां पानी भर लेंगे, बात तो ठीक है सर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत पानी आ जाएगा, ओके सर, ये आपका पानी आ जाएगा। तो ये जो धरातल है ना, ये इस कंडीशन में होना चाहिए बेटा, ये जो धरातल है वो इस कंडीशन में होना चाहिए। और ऐसे बनने वाले बांधों को कहते हैं बेटा क्या, पिकअप बांध बोला जाता है। ऐसे बांधों को क्या बोला जाता है मेरे लाडलो, ऐसे बांधों को बोलते हैं बेटा पिकअप बांध। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ अनुराग जी क्या कह रहे हैं, सर क्लास का टाइम 7 से 8 कर दो सर, क्लास का टाइम। अरे भाई साहब आप कहो तो आपके लिए, तो भाई साहब आपके लिए क्या है, आप तो ये भी कह सकते हो 6 से 7 कर दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। भाई साहब हमारा भी कुछ मशीन तो है नहीं यार, हमारा भी एक शरीर है आपकी तरह मेरे भाई, और ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है बेटा, ऑनलाइन भी पढ़ाना होता है, पीपीटी भी तैयार करनी होती है आपके लिए, बहुत सारे काम होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि गौरव सर यही वाली क्लास लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते।
तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, समझ गया। रात्रि को भी लेट नाइट सोना होता है, तो फिर उस सिस्टम के हिसाब से चीजें आपके डेवलप की जाती है मेरे भाइयों। अब आप कहो कि पूरी रात ही लगे रहो सर, तो यार ऐसे थोड़ी है, नहीं है क्या। चलो पहले तो आप ये बताओ कि पिकअप बांध आपके समझ में आ गया क्या? जी गुरुजी आ गया, बोलो क्लियर है? ओके, अब मेरे को यूं बताइए, यहां पे इस जगह खत्म हो जाती है आपकी क्या बेटा, आपकी पूरी की पूरी चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट हो जाती है और इस बांध को पिकअप बांध कहते हैं। पिकअप का मीनिंग क्या होता है? हाँ ओके, क्लियर है, डन है? जल्दी से बताओ पहले यहां तक डन है या नहीं है, और अगर यहां तक डन है तो भाई साहब एक बार और शेयर कर दो। चलिए, अरे संडे को भी चालू रखो, एक दिन तो छुट्टी आप भी कर लिया करो, एक दिन मैं भी कर लेता हूं, एक दिन छुट्टी आप भी कर लिया करो। भाई मुझे भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं संडे के दिन यार, जैसे आप स्टूडेंट हो ऐसे मैं भी एक तरीके से इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूं। आपको बहुत सारे काम होते हैं, मैं नहीं बता सकता, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं यार, समझा करो बेटा। हाँ, एक दिन की तो छुट्टी रहती है। ओके चलिए, तो ये आपकी थी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। अब आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगली है आपकी माही बहुउद्देशीय परियोजना। इसे भी कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जी सर, आइए आपको मैं बताता हूं कैसे कवर करनी है। ओके सर, आप तो यूं मानिए बेटा, ये आपका राजस्थान है, ठीक है सर। ओके गुरुजी डन। और इस राजस्थान से आपके से ऐसे एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है सर डन। और ये जो नदी आ रही है भाई साहब, कुछ इस प्रकार से इसका पानी जो आता है, इस नदी को आप कहेंगे माही नदी। कौन सी नदी बेटा? माही नदी। अब ध्यान दे सुनना, माही नदी आती है एमपी से, और मेरे भाइयों ये जाके जो गिरती है वो गिरती है आपके खंबात की खाड़ी। कहां जाके गिरती है बेटा? खंबात की खाड़ी में। ओके सर, अगली बात ये ध्यान रखेंगे, इस नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो एक तो आपको एमपी दिख रहा है, एक बेटा ये अपना राजस्थान दिख रहा है। ओके सर, और एक इधर पड़ोसी अपना कौन दिख रहा है? गुजरात। अब बात आती है मेरे भाइयों इस पे, बात ये निकल के आती है इस जगह पे। जी गुरुजी बताइए। तो बात यहां पे कर लेता हूं आपसे ये, कि आपका जो इस माही बहुउद्देशीय परियोजना में जो सहयोग रहा है वो सहयोग एमपी ने नहीं दिया है, इसने नहीं दिया है एमपी ने। ओके सर डन। एमपी का बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि एमपी आपकी चंबल पे लगा चुका है रुपया। तो फिर सर सहयोग किस किस का रहेगा? हम दोनों का रहेगा इस जगह पे। तो यहां कभी आपसे यह पूछा जाए कि आपकी माही बहुउद्देशीय परियोजना पे सहयोग में कौन कौन है, तो गुजरात और राजस्थान। अब सर कितने कितने अनुपात के साथ है, तो यह भी ध्यान रहे, गुजरात ने लगाए 55% और अपना राजस्थान है 45 के साथ। इसका मतलब माही बहुउद्देशीय परियोजना पे बेटा गुजरात का जो रुपया लगा हुआ है वो लगा हुआ है 55% और राजस्थान का जो है वो है 45। अच्छा, तो ये फिर माही समझौता कब हुआ था भाई? माही नदी समझौता। तो माही नदी जो समझौता हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 1966 में हुआ। किसके बीच में हुआ होगा, तो ये भी आपको क्लियर पता चल गया होगा कि सर ये माही समझौता हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच में। ओके, तो माही बहुउद्देशीय परियोजना माही नदी पे रहेगी, सहयोग में राजस्थान और गुजरात रहेगा 55:35 के साथ। माही नदी समझौता 1966 में हुआ है, गुजरात और किसके बीच में हुआ है? राजस्थान के बीच में हुआ है। ओके डन डन। तो अब आइए भाई साहब, माही बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ये माही नदी पर सहयोग में कौन कौन रहेंगे? तो सहयोग में भाई साहब आपका राजस्थान और कौन रहेगा बेटा? गुजरात। राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का जो सहयोग है वो 45 है। ओके सर, और गुजरात का जो सहयोग है वो 55 है। समझौता कब हुआ दोनों के बीच में? तो यह भी क्लियर हो चुका है, 1966 में हुआ। ओके सर, और जल विद्युत उत्पादन इस पे कितना होने वाला है तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा बेटा। इस पे 25 मेगावाट की 2 इकाई लगी हुई है, तो 50 मेगावाट तो एक होता है। और इस पे बेटा 45 मेगावाट की 2 यूनिट और लगी हुई है, तो 90 मेगावाट एक होता है। ऐसे करके बेटा इस पे जो टोटल जल विद्युत उत्पन्न होगा वो ध्यान रखना 140 मेगावाट है। कौन से बांध से होगा वो आगे चल के पता चलेगा। तो इस पे जल विद्युत उत्पादन रहेगा 25 मेगावाट की 2 और 45 मेगावाट की 2, 90 और 50 140 मेगावाट। तो माही बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे रहेगी? माही नदी पे। सहयोग में राजस्थान और गुजरात। समझौता 1966 में। जल विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट। ओके, बोलो यहां तक क्लियर है?
जी सर। अब इस पे कितने बांध बनेंगे, कैसे कैसे बने हुए हैं, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो आइए भाई साहब यहां पे आपको बताता हूं मेरे भाइयों। ओके सर, तो सबसे पहली बात ले लेते हैं इस जगह पे मेरे भाइयों कि इस पे कौन कौन से आपके बांध बने हुए हैं। तो भाई साहब जो आप ये देख रहे थे जी गुरुजी, ये ऐसे राजस्थान था अपना। ओके सर, ये आपका राजस्थान, दक्षिणी वाला राजस्थान। ओके सर, और आप अभी देख रहे थे जो नदी आपने देखी थी कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास एक नदी थी जिसका नाम था मेरे भाइयों माही नदी। ओके सर, कौन सी नदी थी, माही नदी। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, जाके कहां गिर रही थी, खंबात की खाड़ी में अपना संगम कर रही थी। ओके सर, और भाई साहब इस माही बहुउद्देशीय परियोजना पे जो अपन ने बांधों की बात की है वो चार बन चुके हैं अब वर्तमान में। पहले 3 थे, एक और बना लिया है अपन ने। तो इसमें मेरे भाइयों एक बांध तो ये जिसे आप कहेंगे माही बजाज सागर बांध, एक बांध ये भाई साहब जिसे आप कहेंगे क्या, कागदी बांध, इसी को माही का पिकअप बांध कहते हैं। एक आपके गुजरात के अंतर्गत बनेगा यहां पे महिसागर जिले में। ओके सर, कड़ाना बांध, और कड़ाना के जस्ट पीछे बना हुआ है डूंगरपुर में जिसे कहेंगे कड़ाना बैक वाटर बांध, कड़ाना बैक वाटर बांध। 4 बांध रहेंगे, पहला रहेगा माही बजाज सागर बांध, दूसरा रहेगा कागदी पिकअप बांध, तीसरा रहेगा कड़ाना के जस्ट पीछे बना हुआ है तो कड़ाना बैक वाटर बांध, और मेरे भाइयों ये जो रहेगा ये कड़ाना बांध। ऐसे करके इस पे कितने बांध बने हुए हैं, 4, जिसमें एक बांध का नाम है, लालो ध्यान रखना बेटा, माही बजाज सागर बांध। तो इस नदी पे ये माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में रहेगा, जो कि मेरे भाइयों राजस्थान के जितने भी बांध हैं उनमें ये सबसे लंबा बांध है, और लंबाई जो रहेगी इसकी वो रहेगी 3109 मीटर। जैसे आपका राणा राजस्थान का सबसे बड़ा बांध था, उसी प्रकार ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध रहेगा जिसको आप कहेंगे माही बजाज सागर बांध। ओके ओके, चलिए एक बांध पर दूसरा जो बनेगा उसे आप कहेंगे बेटा, उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध रहेगा, कागदी पिकअप बांध। ओके सर, और जो कागदी पिकअप बांध रहेगा ये भी कहां रहेगा मेरे भाइयों, तो ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत रहेगा। ओके सर, कागदी पिकअप बांध। फिर भाई साहब ये जो बांध देख रहे हो आप तीसरा, इसे बोलते हैं बेटा कड़ाना बैक वाटर बांध, कड़ाना बैक वाटर बांध। और जो कड़ाना बैक वाटर बांध रहेगा बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये रहेगा आपके डूंगरपुर के अंतर्गत। ठीक है सर, और नंबर जब मैं 4 पे पहुंच जाता हूं तो नंबर 4 पे जो बांध रहेगा उसे आप बोलेंगे कड़ाना बांध। कौन सा बांध, कड़ाना बांध। और जो कड़ाना बांध है ये ध्यान रखना, ये रहेगा गुजरात के अंतर्गत, और जो जिला रहेगा उस जिले का नाम है महिसागर जिला। गुजरात के अंतर्गत किस जिले में रहेगा, महिसागर जिला। ऐसे करके आपकी माही बहुउद्देशीय परियोजना पे जो बांध बने हुए उनकी संख्या है टोटल कितनी, 4। मेरे को पहले जल्दी से एक बार ये बताइए कि ये आपके चारों बांध आपको नजर आ रहे हैं और एकदम समझ में आ गए, जल्दी से बताइए भाई साहब, और चाय भी पी लीजिए आप सभी लोग। चलिए तो बोलो यहां तक बात आपके समझ में आ गई। जी सर, तो भाई साहब इस पे कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं मेरे भाइयों। ओके ओके, पीवाईक्यू भी क्लास जल्दी लग जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, होली को निकलने दीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ धमाल और होने वाला है आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए जब तक मैं हूं आपके साथ। ओके सर, अब ध्यान से सुनना बेटा, जो आपका ये वाला बांध है कागदी पिकअप बांध, इससे सिंचाई के लिए ऐसे बेटा 2 नहरें निकाली गई हैं। जी गुरुजी, इससे सिंचाई के लिए कितनी नहरें जाती हैं, 2 नहरें। अब बताओ ये पानी यूं बह के जा रहा है, बिल्कुल सर यूं बह के जा रहा है, तो इधर वाला मेरा हाथ हुआ दायां और इधर हुआ बायां, तो इधर जो निकाली गई है उसे तो आप कहेंगे दाईं नहर, ये जो निकाली गई है इसे तो कहेंगे दाईं और इसे कहेंगे बाईं। कौन से बांध से ले जा रहा हूं, कागदी पिकअप बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें जाती हैं, दाईं और बाईं। ओके सर, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई साहब जो इधर की तरफ निकाली गई नहर है, इस नहर का नाम तो रहेगा दाईं नहर। कौन सी नहर रहने वाली है, ये दाईं नहर। ओके सर, और इधर जो निकाली गई है इस नहर का नाम रहेगा बाईं नहर। कौन सी नहर, बाईं नहर। तो इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें जाएंगी बेटा, जिनमें एक का नाम रहेगा दाईं और एक का नाम रहेगा बाईं नहर। ओके सर, अब जो आपकी दाईं नहर आप देख रहे हो सर, इससे कभी भी पूछे कि दाईं नहर का नाम क्या है, तो बेटा इस दाईं नहर का जो नाम है
इसे ध्यान रखना, इस नहर को बोलते हैं भीका भाई। क्या बोलते हैं? भीका भाई सागबाड़ा नहर। यह है आपकी भीका भाई सागबाड़ा नहर, जो सिंचित करती है मेरे भाई किसको? डूंगरपुर को। ठीक है सर। और जो बाई नहर आपकी निकल के आती है, ये वाली बाई नहर, इसका नाम है मेरे भाइयों ध्यान रखना आनंदपुर भूकिया नहर। ओके गुरुजी। तो इस बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें आती हैं, एक भीकाबाई सागबाड़ा और आनंदपुर भूकिया। और आनंदपुर जो भूकिया नहर है मेरे भाइयों, वो कहां से रहेगी? आपकी बांसवाड़ा को सिंचित करेगी। तो जो कागदी पिकअप बांध है उससे बेटा दो नहरें निकलती हैं। इधर दाई वाली जो है उसे कहेंगे भीकाबाई सागबाड़ा नहर, जो डूंगरपुर को सिंचित करेगी। और जो इधर वाली है उसे कहेंगे आनंदपुर भूकिया नहर, जो किसको सिंचित करेगी? बांसवाड़ा को। वापस से देखिए मैंने चार बांध कैसे कैसे बताए। सबसे जो फर्स्ट है आपके पास वो है माही बजाज सागर बांध। डिटेल अभी देखेंगे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, जिससे सिंचाई के लिए दो नहरें जाती हैं, दाई और बाई। फिर कड़ाना बैक वाटर बांध तीसरे नंबर का, ये रहा आपके पास कड़ाना बैक वाटर। और चौथा है कड़ाना बांध, गुजरात के महिसागर जिले में। इसी जगह में लगाने वाला हूं, इसी बांध पर लगी हुई है आपका जो ये कड़ाना बांध है। इसी से अपन उत्पन्न करते हैं क्या बेटा? जल विद्युत उत्पादन इसी पे होता है वो। और जल विद्युत जो उत्पादन है इसी पे, वो आपका जो मैंने बताया है 25 मेगावाट की दो इकाई इसी पे लगी हुई है, और 45 मेगावाट की दो इकाई इसी पे लगी हुई है। तो देखो इन दो को जरूर याद रखना। एक तो ये आपका कागदी पिकअप बांध, जिससे सिंचाई के लिए दो नहरें जाती हैं, और एक कड़ाना बांध जिसपे जल विद्युत उत्पादन होता है 25 मेगावाट की दो और 45 मेगावाट की दो। बोलो ये चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ओके सर। अब इनकी डिटेल पे चलते हैं। चलिए, बुक भी आएगी बेटा, आप बेफिक्र रहिए। अब इनके डिटेल पे आ जाते हैं। लीजिए सर, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, इसकी जो लंबाई रहेगी वो 3109 मीटर रहेगी। विशेष माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। ये जो बांध आप देख रहे हैं ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इधर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो बेटा ये आदिवासियों का मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे, ये आदिवासियों का राजस्थान में। जी गुरुजी। तो ये आदिवासियों का राजस्थान में बेटा सबसे बड़ा बांध है। जब आपका ये जुड़ जाए कि आदिवासियों का राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध है, जो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में है। लेकिन आदिवासी नहीं जुड़े और डायरेक्ट पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो ध्यान रखना फिर राणा है। ओके सर, ओके। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी माही बजाज सागर बांध के बारे में। और ये भी लंबा वाला हो ही चुका, ये लंबा बांध है। अब देखो अपने पास यहां तक पढ़ते पढ़ते राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा है आपका जाखम बांध, और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप। कंफ्यूज मत हो जाना, लंबा तो है माही बजाज सागर बांध, ऊंचा है आपका जाखम बांध, और सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध। ओके सर, डन। फिर कागदी पिकअप बांध देखा था, इसकी जो स्थिति थी या स्थित था वो आपका कहां पे था? बांसवाड़ा के अंतर्गत था। ये भी बिल्कुल सर। विशेष क्या था? विशेष ये था बेटा इस बांध से, विशेष ये था बेटा इस बांध से अपन क्या कर रहे थे? सिंचाई। जी गुरुजी। तो इस बांध से सिंचाई के लिए, और पता है आपकी कितनी नहरें निकाली गई थी? तो दो नहरें। इस बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं। अब आपने जो दो नहरें यहां पे निकाली थी वो भी मैंने बताया। एक नहर का नाम था दाई और एक नहर का नाम था बाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये भी आपको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो दाई नहर अपन ने निकाली थी, ओके सर, इस दाई नहर को जरूर याद रखना, ये किसको सिंचित करती है, नाम क्या है। और बेटा एक अपन ने निकाली थी बाई नहर। इन दोनों को याद रखना बेटा, इन दोनों नहरों के नाम क्या है और सिंचित किसको करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो जो दाई नहर है इसका नाम तो था बेटा भीकाबाई सागबाड़ा। दाई जो नहर थी इसका नाम था बेटा भीकाबाई सागबाड़ा नहर। ओके सर, भीकाबाई सागबाड़ा नहर। और भीकाबाई सागबाड़ा नहर सिंचित करती है किसको? डूंगरपुर को। जबकि जो बाई वाली नहर है इसका नाम था मेरे भाइयों, इसे ध्यान रखना, इसे कहते हैं आनंदपुर भूकिया नहर। आनंदपुर भूकिया नहर। और यह सिंचित करती है मेरे भाइयों किसको? बांसवाड़ा को। तो इस बांध से सिंचाई के लिए कितनी नहरें गई थी आपकी बेटा? दो नहरें गई थी। ओके सर।
चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर अगला बांध था अपने पास कड़ाना बांध। स्थिति कहां रहेगी? तो मैंने बताया था कि यह बांध की स्थिति रहेगी गुजरात के अंतर्गत एक जिला है जिसे आप कहेंगे महिसागर जिला। कौन सा जिला? महिसागर। विशेष क्या है? तो विशेष यह है कि इस बांध पे अपन क्या करते हैं? जल विद्युत उत्पादन करते हैं। ओके सर। और जल विद्युत उत्पादन की जब बात आती है तो मेरे भाइयों इस पे जब जल विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई प्रथम चरण में, और प्रथम चरण 1986 में लगाई गई थी, तब इस पे आपके 25 मेगावाट की मेरे भाइयों 2 लगी थी। तब इस पे होने लगा था 50 मेगावाट। ठीक है सर। और फिर आपके सेकंड चरण के अंतर्गत, सेकंड चरण 1989 के अंतर्गत इस पे मेरे भाइयों 45 मेगावाट की 2 और लगाई गई। बिल्कुल सर। तब हुआ था 90 मेगावाट। ओके। तो आज इस बांध पे अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो ये ध्यान रखना, ये टोटल करता है 140 मेगावाट। कितना उत्पन्न करता है? 140 मेगावाट। तो कड़ाना जो बांध है गुजरात के महिसागर जिले में, विशेष ये रहेगा जल विद्युत उत्पादन की यहां 2 यूनिट हैं। 2 यूनिट का मतलब 2 आपके 25 मेगावाट की 2 और 45 मेगावाट की 2, तो टोटल हो जाता है कितना? 140 मेगावाट। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? जी गुरु जी बिल्कुल आ गई। और यहां तक अगर समझ में आ गई तो देखो ये विशेष पॉइंट और देख लो बेटा इसके, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं मेरे भाइयों। किसके? माही बहुउद्देशीय परियोजना के। और सर ये विशेष पॉइंट क्या है इसके जो अपन पढ़ रहे हैं बेटा? माही बहुउद्देशीय परियोजना। विशेष पॉइंट ये है गुरु इसके, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है कि माही बहुउद्देशीय परियोजना पर उत्पन्न होने वाली जो पूरी 140 मेगावाट है, इसमें से सच बताना कि आपका 55% किसको जाना चाहिए था? गुजरात को। लेकिन गुजरात पूरी की पूरी अपन को ही छोड़ देता है। तो भाई साहब 140 मेगावाट जल विद्युत को राजस्थान पूर्णतः अपने काम में लेता है। माही बहुउद्देशीय परियोजना पर उत्पन्न होने वाली 140 मेगावाट को राजस्थान पूर्णतः अपने काम में लेता है। ओके सर। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे यहां पे कि माही बहुउद्देशीय परियोजना उत्पन्न जल विद्युत पूर्ण रूप से कैसे क्षेत्र में वितरित की जाती है? ये आदिवासी क्षेत्र में वितरित की जाती है। जो 140 मेगावाट में से 55% हिस्सा गुजरात का है वो नहीं लेता है, पूरी 140 मेगावाट को हम काम में लेते हैं। लेकिन हमने भी क्या किया हुआ है, ये ओनली फॉर आदिवासी क्षेत्र में वितरित की जाती है। ओके सर। और तीसरी बात मेरे भाइयों इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये, माही बहुउद्देशीय परियोजना संपूर्ण भारत में आदिवासियों की, भाई साहब ये बेटा आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। ओके। तो इसे आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है। एक बार कमेंट दिखाना सचिन। तो ये मेरे भाइयों वो टोटल संख्या, ये मेरे भाइयों आपकी 2 आपको मैंने यहां परियोजना करा के दी है, जिनमें एक थी आपकी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना और एक थी माही बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ये विशेष पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं आपसे, पहली बात 140 मेगावाट को पूर्णतः हम काम में लेते हैं। ओके सर। ये संपूर्ण जो आपकी जल विद्युत है इसे आदिवासियों में वितरित किया जाता है और ये संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। कैसे क्षेत्र की? आदिवासियों की, ये ध्यान रहे। ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बस मुझे इतना बता दो कि भाई साहब यहां तक बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। बेटा सोम कमला अंबा डैम भी आएगा बेटा, ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। और ध्यान रखो सोम लगा हुआ है तो ये सोम नदी पे बेटा, है ना? हाँ मैं गौरव सर ही हूं, ऐसे आप पूछ रहे हो, आप जैसे जानते नहीं हो क्या। सोम कमला अंबा जो डैम आएगा बेटा आप बेफिक्र रहिए, डूंगरपुर के अंतर्गत रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। ओके। तो बोलो यहां तक बात सबका क्लियर हो गया? जी बिल्कुल हो गया सर। अब अगली बात जो मैं आपको लेके आऊंगा मेरे भाइयों, अगली बात जो आपके लिए लेके आऊंगा, वो जो बात लेके आऊंगा भाई साहब, वो तो आपके लिए बात कल आएगी। तो मेरे भाइयों देखो, जिस प्रकार से आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन उस कंटेंट से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई साहब हमारे आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा पूरी पीवाई की सीरीज आपके लिए चला रखी है। जो विद्यार्थी राजस्थान के इतिहास की लेना चाहता है वो उपलब्ध हो जाएगी। कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, ये सभी पीवाई की सीरीज यहाँ पे चली हुई है। किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके आप परचेज कर सकते हैं, लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप ले सकते हैं। राजस्थान भूगोल के आपके
पीवाईक्यू का आपका इंतजार है, मुझे पता है, लेकिन ये इंतजार आपको ज्यादा करने नहीं दूंगा मेरे भाइयों। बहुत क्लोज पहुंच चुका हूं मैं इस काम के, बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब, स्टार 5 स्टार किताब जो आपके लिए आने वाली है राजस्थान के भूगोल की मेरे भाइयों पीवाईक्यू की। ये इस प्रकार की किताब रहेगी कि आपने राजस्थान की स्थिति विस्तार अगर पढ़ लिया है तो उसके पीवाईक्यू यहां से निकालने हैं, आपको भौतिक प्रदेश पढ़ लिए उसके निकालने हैं, फिर आपकी तैयारी में 4 चांद और लगने वाले मेरे विद्यार्थियों। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या आपके अपने गुरुजी गौरव राजपूत सर आपके साथ हैं तो ज्योग्राफी की टेंशन आपको लेने की है नहीं मेरे भाइयों। वो सारी चीजें मैं हैंडल कर रहा हूं आपकी, आप बेफिक्र रहिए। आपको जहां जहां ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी वहां आपको अपना ये भाई खड़ा हुआ मिलेगा जिसे आप अपने नाम से जानते हैं, या मेरे भाइयों आपने जो ये नाम बनवाया है जिसे गौरव राजपूत सर कहते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आपके ज्योग्राफी के लिए कोई भी क्लू नहीं छोड़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज भी कोई अगर अपना नया बच्चा है जो अपने सेशन से जुड़ा है तो लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करे और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।